एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात करेंगे उन तीखी बयानबाजी की जो चुनाव से पहले, क्योंकि कल मतदान है और उससे एन समय पहले इस तरह की बयानबाजी आतंकवाद से जुड़ी हुई, जिससे अब सियासी हलचल तेज हो गई है, उसका हम जिक्र करेंगे। देखिए, पंजाब में चुनाव से पहले चर्चित कवि और पूर्व आप नेता कुमार विश्वास के दावे ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। कुमार विश्वास ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर अलगाववादियों और खालिस्तानी ताकतों की मदद से भी सरकार बनाने का सनसनीखेज आरोप लगाया था। कुमार विश्वास ने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा था कि वो आदमी लगातार अलगाववाद के सहारे पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता था। इतना ही नहीं, केजरीवाल आपके प्रत्याशी को ही आपस में लड़वाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कुमार विश्वास के इस बयान के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे आतंकवादी कहा गया। आपने कभी इतना स्वीट आतंकवादी देखा है जो जनता के लिए काम करता हो, अस्पताल बनवाता हो, लोगों को फ्री बिजली देता हो, लोगों की सेवा करता हो? उसी कवि का शुक्रिया जिसने स्वीट आतंकी को पकड़ लिया। अगर मैं आतंकवादी हूं तो मुझ पर कार्रवाई करो। केजरीवाल ने कहा कि ये सारे लोग एक साथ हो गए हैं, सब मिलकर मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े कर रहा है और एक हिस्से का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये तो सबसे हास्यास्पद बयान है, आरोप है। कुमार विश्वास के उस बयान के बाद ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान सामने आया है और इस पर सियासत हो रही है। पहले आपको सुनवाते हैं बीते कल अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कुछ उन्होंने कहा और क्यों उन्हें कहना पड़ा कि हां, मैं एक स्वीट आतंकी हूं। सुनिए। और ये सारे आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कैप्टन अमरिंदर, चन्नी साहब, ये जितने नेता हैं, सुखबीर बादल, ये सारे इकट्ठे होके आम आदमी पार्टी को हराने में लग गए हैं। बिकॉज ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से जीते। ये नहीं चाहते कि भगवंत मान किसी भी तरह से सीएम बने। ये भगवंत मान ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है। ये भगवंत मान को सीएम बनने से रोकना चाहते हैं। ये सारे मिलके पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होगे एक ही किस्म की भाषा बोलते हैं। केवल हमें गालियां दे रहे हैं ये सारे मिलके, केवल मेरे को, भगवंत मान को और आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं हमें। और ऐसे लगता है जैसे सारे रात को बैठ के बातचीत करते हैं आपस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस से या कॉन कॉल से, और अगले दिन सारी पार्टियां, सारे नेता एक ही भाषा में हमको गालियां देते हैं, एक ही जैसी भाषा बोलते हैं। तो हमारा कसूर क्या है? ये सारे के ऐसा आप देखेंगे, सुखबीर बादल चन्नी जी के खिलाफ नहीं बोलता, चन्नी जी सुखबीर बादल के खिलाफ नहीं बोलते, बीजेपी वाले बाकियों के खिलाफ नहीं, ये सारे केवल और केवल हमें गालियां दे रहे हैं, सारे मिलके एक ही भाषा में। हमारा क्या कसूर है? हमने क्या कर दिया? हम यही तो कह रहे हैं ना कि हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे किए, यहाँ पे एक मौका दो, हम पंजाब के भी स्कूल अच्छे करेंगे, क्लिनिक बनाएंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, यहाँ एक मौका दो, यहाँ भी पावर कट बंद कर देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे। जैसे दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहाँ भी लोगों की बिजली फ्री करेंगे। जैसे दिल्ली हम यहाँ पे बच्चों को रोज़गार देंगे, दिल्ली में 10 लाख बच्चों को हमने रोज़गार दिया। यहाँ पे नशा ख़त्म करेंगे, नशा बंद करेंगे, ईमानदार सरकार लेके आएंगे, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे जैसे दिल्ली में किया। यही तो कह रहे हैं हम लोग। ये लोग नहीं चाहते कि पंजाब में ये सब हो। पूरा का पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है, मेरे भगवंत मान के और आम आदमी पार्टी के। तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे नहीं हो सकते? इस बार साढ़े तीन करोड़ पंजाबी इकट्ठे हो जाओ और इस बार इस पूरे सिस्टम को हराना है। इन पूरी सारी पार्टियों को, ये पूरा जो सिस्टम है, आम अकाली दल का, कांग्रेस का, बीजेपी का, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस बार अपने को हराना है। चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, इस बार पंजाब के लिए वोट डालो, सारे इकट्ठे हो जाओ। 3 करोड़ पंजाबी मिलके इस बार ईमानदार सिस्टम लेके आएंगे, आम आदमी पार्टी लेके आएंगे और भगवंत मान को सारे ये क्या कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या?
10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनकी ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी पिछले 10 साल में? 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये पकड़ा कैसे गया? पिछले 10 साल में, 7 साल में, जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मेरे घर पे, मेरे दफ्तर पे दिल्ली पुलिस की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे पे इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, सारी एजेंसीज की रेड कराई, मेरे दफ्तर में, मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में कोई हमारी सरकार बनने नहीं देना चाहता, भगवंत मान सीएम ना बने, इस पर सभी ने ताकतें लगा रखी हैं और सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, सभी की एक ही भाषा है। लगता है कि सभी रात को फोन पर बात करते हैं और अगले दिन मुझ पर इस तरह की वाणी का इस्तेमाल करते हुए मुझे गालियां देते हैं, मेरी पार्टी को गालियां देते हैं। एक तरफ तो ये सब चल रहा है, वहां दूसरी तरफ आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराधियों और दंगाइयों को संरक्षण दिया है, वो अपराधियों पर लगे मुकदमों को हटाने का आश्वासन देते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हुए। कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, बीजेपी स्वागत करती है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यह तब हो पाया जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे, एसआईटी का गठन हुआ, 19 दिनों में सभी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, सबूत पहुंचाने से लेकर आतंकवादियों को पकड़ने तक मोदी सरकार ने उस समय काम किया और आज भी आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध है। उस ब्लास्ट का भी एसपी से कनेक्शन रहा। ऐसे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इस मामले पर जवाब देते हुए अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। सुनवाते हैं आपको। एजेंसीज की रिपोर्ट उस समय की भी है कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला करने की प्लानिंग भी थी। सवाल यह खड़ा होता है कि इसका सपा कनेक्शन कहां से आता है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि अहमदाबादी हमले के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन 49 लोगों के खिलाफ यह बात आई है उनमें से जो एक मास्टरमाइंड की मैं अगर बात करूं, ऐसे हैं मोहम्मद सैफ, पुत्र शाबाद अहमद, मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता। ये मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है? अखिलेश जी की बोलतीन पर बंद क्यों है? ये जो चित्र मैं आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं, ये उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। पीछे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का चिन्ह नजर आ रहा होगा। क्या
इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था, जिनका बेटा मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है। समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी। इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, एटीएस पर भरोसा नहीं है, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण देने में पूरी ताकत लगा देते हैं। मैं तो कहूंगा, आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदे गाए हजार, यूपी पुलिस पर करे वार, समाजवादी है तुष्टीकरण के यार। ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही गुंडे, माफिया, आतंकियों को बल मिलता रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में। पिछले 5 वर्षों में कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है, अपराधियों की, गुंडों की, माफियों की। आपने क्या काम है, एक बार आपको पढ़ के बता दो। 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी की, जिसने मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि मुस्लिम युवाओं को टेरर चार्ज को छोड़ दिया जाएगा, वापस लेने की बात कही थी। और क्या कहा था कि जिन लोगों ने ये चार्जेस लगाए हैं, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सपा की सरकार कार्रवाई करेगी। यानी कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई और आतंकवाद को बढ़ावा देने को छुट्टी देने की बात अखिलेश जी उस समय करते थे। और जैसे सत्ता में आए 2013 में चार्जेस ड्रॉप कर दिए, कोर्ट चले गए, जांच नहीं की अखिलेश जी की सरकार ने। तो अनुराग ठाकुर को अभी आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर, उनके नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाते नजर आए। अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों को स्पेशल कोर्ट ने सजा सुना दी है, लेकिन यह मुद्दा अब भी यूपी चुनाव में गूंज रहा है, मुखर हो रहा है, आवाज इस पर उठाई जा रही है। दोषियों में से एक मोहम्मद सैफ के पिता को बीजेपी ने सपा का नेता बताया, जिससे अब सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। देखिए, कल मतदान है उत्तर प्रदेश में, 3rd फेज, तीसरे चरण का, और उधर पंजाब में भी है। ऐसे में जिस तरह से अब सियासी उबाल ये देखने को मिल रहा है, सरगर्मियां बढ़ गई हैं, क्योंकि मतदान से पहले देखिए, जैसा कि कहा जाता है, भले ही कोई भी माहौल इस वक्त बन रहा हो चुनाव से पहले, लेकिन कोई भी अगर ऐसा मुद्दा गरमा जाए, सामने आ जाए, तो हवा बदलते देर नहीं लगती। चुनाव से कुछ समय पहले भी आबो हवा बदल सकती है। और पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा अभी भारी दिख रहा है। और ऐसे में कुमार विश्वास की टिप्पणी से कितना नुकसान उठाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को, वो तो 10 तारीख को ही सामने पता चल पाएगा, जब नतीजे हर किसी के सामने होंगे। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप उन्होंने मंड दिया। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना, यानी उन्होंने भी आतंक से रिश्ता जोड़ दिया है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का। आतंक को बढ़ावा देने की कोशिश उनकी तरफ से की गई, उनके राज में, उनकी सरकार में, ये तक उन्होंने कहा। इससे पहले सीएम योगी ने भी सपा पर आतंकी कनेक्शन के आरोप लगाए थे। यानी ये आतंक शब्द का इस्तेमाल मतदान से कुछ समय पहले इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी से हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, कांग्रेस से सृष्टि कश्यप जी भी हैं, और धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे सपा से अपना पक्ष रखने के लिए। दुबे जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। पहले योगी आदित्यनाथ सपा पर आतंकी कनेक्शन का आरोप लगा रहे थे, अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सपा पर, उनके नेताओं पर आतंकियों का साथ देने का आरोप मढ़ दिया है। डिटेल में आपसे समझने की कोशिश हम करेंगे। देखिए, अनुराग जी ने जो पक्ष रखा वो पार्टी का पक्ष था, और पार्टी का पक्ष उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, आप पूर्व में चले जाइए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो कौन भूल सकता है बम ब्लास्ट जिले जिले में हो रहे थे, और एक समुदाय विशेष को जिस तरह से संरक्षण एक पूर्व की सरकार दे रही थी, वो काफी दुखद थी। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लोगों का एतबार सरकार से नहीं होता। तो ये पक्ष उन्होंने रखा है, और इस पक्ष को हमें लगता है कि
ये सबको एक जनता के बीच, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच ये पक्ष जाना चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो और जनता सभी विषयों पे विचार करे। क्योंकि जब तक हम किसी समुदाय विशेष या व्यक्ति विशेष की राजनीति करेंगे उससे तो उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का तो भला सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास से होगा। और मुझे नहीं, हर उत्तर प्रदेश वासी को लग रहा है कि सरकार चुनते वक्त इन सभी विषयों का वो जरूर ध्यान रखेगा। और ये पक्ष रखना राजनीतिक पार्टियों का काम भी है। हम लोगों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई। ठीक है, ठीक है। सृष्टि जी, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप इस बात से? देखिए नेहा जी, अभी चुनाव का वक्त है। चुनाव आते आते हमारे चुनावी मुद्दे क्या बन जाते हैं? पाकिस्तान, आतंकवाद, जिन्ना, अब्बाजान शमशान का प्रस्ताव। चुनाव में महंगाई के मुद्दों पर डिस्कशन एग्जैक्टली, मैं आऊंगी इस बात पर, होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आज समाजवादी पे आरोप लग रहा है, बीजेपी अगर आरोप लगा रही है, आतंकवाद की बात कर रही है, तो बीजेपी ने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? अभी समाजवादी के जो प्रवक्ता आएंगे वो बीजेपी पर प्रत्यारोप करेंगे, कांदाहार की बात करेंगे, इनके बाकी उसको उजागर करेंगे आपके प्लेटफॉर्म पे। तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और इन सब बेबुनियाद बातों से एक मुद्दा जो दबेगा वो जनता का मुद्दा है। जनता की महंगाई का मुद्दा दबेगा, बेरोजगारी का दबेगा, शिक्षा का, सुरक्षा का मुद्दा, उस पर डिस्कशन नहीं होगा। इसीलिए इस तरीके के बयानों से ये भी लड़ी लग जाएगी चुनाव में। ठीक है, इसी पे डिस्कशन हम करते रह जाएंगे। हम यहाँ पे इमोशन से वोट कर देंगे कि यहाँ आतंकवाद है, पाकिस्तान है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में बात करिए। यानी आप कह रही हैं कि जो असल मुद्दे हैं सृष्टि जी, उनसे ध्यान भटकाकर आतंक पर, जिन्ना पर इस तरफ केंद्रित किया जा रहा है। ठीक है, पक्ष हम सपा का धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे एक बार उनका हम रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी पर आतंकियों से कनेक्शन का आरोप लगाया जा रहा है। पहले योगी आदित्यनाथ जी भी लगा चुके हैं और आज अनुराग ठाकुर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आतंकी मोहम्मद सैफ के पिता को सपा का नेता बताते हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि अखिलेश ने ठाना है आतंकियों को बचाना है। सर देखिए, जिनके पास काम गिनाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास ही ऐसे शब्द हैं। अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने उत्तर प्रदेश की जनता क्या। ठीक है धर्मेंद्र जी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूफ्स के साथ बैठे थे, उन्होंने अपने आपके घोषणा पत्र का भी जिक्र किया, बहुत सारी चीजें वो दिखा रहे थे। हमारा घोषणा पत्र पूरी पारदर्शिता सामने, हमने बात की है पेंशन बहाली, हमने बात की है किसान की, नौजवान की, बेरोजगार की, हमने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है, हमने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा को ठीक करने की बात की है, हमने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात की है। हमने इनकी तरह झूठे जुमले, झूठे वादे नहीं, और हम जो वादा किए हैं, हमारी सुविधा कैपेबिलिटी इतनी शानदार है कि हम इसके पहले जब सरकार बनाए जो वादा करके आए थे उसको पूरी तरह से पूरा करने। ठीक है, लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि 2012 में आपने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का ऐलान किया था कि सरकार बनते ही आतंकियों के खिलाफ जितने भी दर्ज मामले हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा, पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, और लखनऊ और अयोध्या में जिसने बम हमले किए थे उन्हें अखिलेश ने रिहा करवाया। देखिए ये इनकी बात कौन सुनता है? इनके मुख्यमंत्री पे मुकदमे थे, ये पहली सरकार होगी, इनके नेता पहले नेता होंगे जो अपने ऊपर दर्ज मुकदमे अपनी दस्तखत से वापस लिए। हमने कहीं वादा नहीं किया, हमने ये कहा था कार्यकर्ताओं पर जो फर्जी मुकदमे, नेताओं पर जो फर्जी मुकदमे नहीं, 2013 में सरकार बनते ही आतंकवादियों को छोड़ा गया था, कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था। धर्मेंद्र जी, कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया था। देखिए, कोर्ट ने संज्ञान लिया था, कोर्ट का स्वागत है जो संज्ञान लिया, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में जो हमने घोषणा पत्र में पिछली बार भी और बना था, उस समय भी तत्कालीन सरकार द्वारा हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर लोकतांत्रिक विरोध के नाते तमाम फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए थे। हमने उसकी वापसी की बात की थी, और हम आज भी कह रहे हैं इस आताई सरकार के राज में जो हमारे कार्यकर्ता जेन्युइन मांगों को लेकर के धरना रखते, प्रदर्शन थे, कोविड के दौरान हजारों मुकदमे दर्ज हुए हैं, और उसके बाद जिस तरह से पेंशन बहाली की मांग को लेकर, शिक्षा मित्र अपनी मांग को लेकर के, बेरोजगार अपनी मांग को लेकर के जब भी सरकार के सामने प्रदर्शन करने मांग, ठीक है दुबे जी उन पे फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, उनकी वापसी की हमने बात की है और बात करते रहेंगे। ठीक है, अनुराग ठाकुर कुछ भी कहें। संदीप दुबे जी, आपका रिएक्शन।
देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को ये समझना चाहिए कि राजनीति हम समाज के लिए करते हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषियों के तार सीधे तौर पे सपा नेताओं से जुड़े हैं या नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के लोग बताएं। कोर्ट ने भी आदेश किया है कि सपा नेता और पार्टी की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया, और सपा द्वारा आतंकवादियों को हमेशा संरक्षण मिलता रहा है। ऐसा उन्होंने खुद अपनी घोषणा पत्र में 2012 में रखी थी कि इस बात का ऐलान किया था कि सरकार बनते ही जो आतंकवादियों के खिलाफ सभी दर्ज मामले मुकदमे उसको वापस लिया जाए। मैं एक मिनट मेरी बात सुने। हाँ, और 2013 में सरकार बनते ही अखिलेश जी ने रिहा भी करवाया था लोगों को। मैं सिर्फ साफ साफ बात करता हूँ, समाजवादी पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ है या आतंकवादियों के साथ है। और इस विषय पे पक्ष रखने में लगता है कि रखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जानना चाहती है कि आप समुदाय विशेष, व्यक्ति विशेष के लोगों को क्यों आश्रय देना चाहते हैं। आपकी सरकार क्या व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष के लोगों को आश्रय देने के लिए? संदीप जी और धर्मेंद्र जी, इस वक्त बात ये भी जरूरी हो जाती है, जैसे कि सृष्टि जी ने अभी ऐड किया कि इस वक्त चुनावी माहौल है और कल तीसरे चरण का मतदान होना है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मतदान से ऐन पहले इस तरह की बातों का उठना, आतंकवाद को एक दूसरे से जोड़ना, एक दूसरे की पार्टी पर सवाल उठाना, किस और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है? क्या हवा को बदलने की कोशिश? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। घनेंद्र जी हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी से। घनेंद्र जी, आपका स्वागत है एफएम न्यूज में। लेकिन सवाल आपसे मेरा यही है, क्योंकि हमने देखा कि बीते कल कुमार विश्वास से जिस तरह के आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पर, वो कहते हैं कि हाँ, मैं एक स्वीट आतंकवादी हूं क्योंकि मैं दिल्ली में स्कूल भी बनवा रहा हूं, मोहल्ला क्लिनिक्स भी बनवा रहा हूं, लोगों के लिए काम कर रहा हूं। और क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि उन्हें कहना पड़ा कि मैं स्वीट आतंकी हूं, और क्यों ये आरोप कुमार विश्वास लगा रहे हैं? फुल प्रूफ के साथ कह रहे हैं कि किसी भी चैनल पर, किसी भी जगह पर आ जाइए और बात कीजिए। घनेंद्र जी, घनेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद टेक्निकल इशू है, आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगी। सृष्टि जी, आप, मुझे इस बात पर आपका रिएक्शन चाहिए कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कुमार विश्वास की तरफ से, और उसके बाद हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस भी मुखर होती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपकी सरकार थी तो आपने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर आपको मालूम था कि मैं 10 साल से देश के 2 टुकड़े करने में लगा हूं, या आतंकियों से या अलगाववादियों से मेरा कोई कनेक्शन है, तो आपने तब एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए नेहा जी, इसका सबसे सीधा जाता सबूत है कि हमने कभी आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, आरएसएस की बी टीम बनकर। हमने कभी उनके साथ अलायंस नहीं किया। और आज यहाँ समाजवादी बैठी है, समाजवादी की उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस है, तो वो एक अलायंस है जैसे कि जम्मू कश्मीर में पावर ग्रैब करने के लिए पीडीपी के साथ किया था, वो एक अलायंस हो गई। आज कुमार आज से नहीं कहेंगे, सर्च अबाउट वो 2000 आ रही है। कुमार विश्वास कहते हैं, उसके बाद उस पर गुलपनाग भी कहती है कि वो सेपरेटिस्ट से मिलते हैं, वहाँ पे वो साथ लगातार कनेक्शन में रहे। तो ये सारी चीजें चलती आ रही है। अगर हम 2018 भी देखें, उस वक्त सेंटर में किसकी सरकार थी? नहीं, बीजेपी, लेकिन आम आदमी पार्टी यही तो सवाल उठाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सत्ता में आप थे, बावजूद उसके तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कुमार विश्वास जब पार्टी के साथ थे, उन्हें ये अगर मालूम था तो तब उन्होंने क्यों नहीं इस बात का जिक्र किया? चुनाव से पहले, मतदान से 72 घंटे पहले इस तरह का बयान देना। नेहा जी, कुमार विश्वास के उस बयान की टाइमिंग पे आप शक जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप गुलपनाग के भी आर्टिकल को देखेंगे तो 2017-18 के बीच में था। उस वक्त सेंटर में हमारी जो बीजेपी की इनकी सरकार थी, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये इनकी बी टीम है, तोड़ने की राजनीति हमेशा से करते आए हैं। पंजाब को तोड़ने का तो इनका पुराना मंशा रहा है, तभी तो प्रधानमंत्री जाके कहते हैं कि मैं वहां से जान बचा के आ गया। तो एक देश का प्रधानमंत्री अपने एक राज्य के बारे में इस तरीके का वक्तव्य देगा, तो इससे क्या साबित होता है? कि वो वहां की जनता को भयभीत करना चाहते हैं, वो वहां दंगे भड़काना चाहते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी इज नथिंग बट द बी ऑफ बीजेपी। आरएसएस उनकी शाखा चलती है वहां से, तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनका दोनों का वक्तव्य एक जैसा है। और यही आज जनता समझ चुकी है इनकी बयानबाजी को, कि उन्हें जनता को मुद्दे क्या चाहिए, उन्हें विकास के मुद्दों पे वोट देना है। संदीप दुबे जी, मैं बहुत अच्छा लगा सृष्टि जी को सुनते हुए और ये बात कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू। मैं सृष्टि जी को बताऊं, सृष्टि जी, आप अरविंद केजरीवाल जी के तो बयान को एक तरफ से समर्थन कर रही हैं,
अरविंद जी की बात तो ही रख रही हैं अपने तरीके से, और दूसरी तरफ से आप विरोधाभास बातें कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अरविंद जी के साथ कभी सरकार नहीं, आपने तो समर्थन देके दिल्ली के अंदर सरकारें बनाई, अरविंद जी की सरकार चलाई, तो कौन किसके साथ है? जनता को पूरी तरह से सृष्टि जी, दिल्ली में आपकी सरकार रही है अरविंद केजरीवाल जी के साथ, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट करिए। कह रहे हैं आप, अरविंद केजरीवाल की सरकार, अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स शुरू हुई है कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके। आज सरकारें बर्बाद में आपने सरकारें बनाई है, बेटे की कसम खाने वाले अरविंद जी ने बेटा की कसम खाई कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, फिर आपने समर्थन दिया और उनकी सरकार चली। पहली सरकार आपके समर्थन पे ही बनी, और इस तरह की भाषा की बीजेपी की बी टीम है, उसको मैं नागवार मानता। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों का जो स्वरूप है और जो ढांचा है, कुमार भाई ने जो भी पक्ष रखा है, जो बातें रखी, उनकी व्यक्तिगत पक्ष है, और वो अरविंद और कुमार भाई या मनीष जी, ये लोग पूरक थे, पार्टी बनाने वाले लोगों में से थे, और उनको दुख इस बात का है कि अरविंद भाई ने जो जो उनसे बातें कही या जो भी उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया, तो किसी प्रॉमिस में अरविंद भाई की सरकार पूरी नहीं। मेहुल भाई की याद आ जाती है कि अगर आपकी पार्टी की बात करें, आपके गठजोड़ की बात करें, तो आप सीधे उन्हें अपना भाई ही बना लेते हैं। किसे बना लेते हैं मैम? सृष्टि जी 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 कहें जी। देखिए, कितनी सफाई। पहले तो मैं सृष्टि जी की बात को करेक्ट करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी से समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन न कभी रहा है, नंबर 1 उसको उनको ठीक करना चाहिए अपनी बात को। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी कुमार विश्वास जी की बात सूट कर रही है, तो देखिए तो उनको क्या मिला क्या नहीं मिला नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उनके बयान के बाद उनको वाइस रेडी सुरक्षा दी गई, उनको तुरंत तेजपात तौसीक मिला, इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी साफगोई से किस तरह से, एक दिन पहले चुनाव है, अभी देखा आपने पहले चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री जी वोट वाले दिन इंटरव्यू देते, रात भर पूरी टीवी कवरेज मिलता है, चुनाव आयोग के तमाम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। उसके बाद भी जिस तरह से चुनाव है, 5 साल की इनकी उत्तर प्रदेश की सरकार चली है, उसकी उपलब्धियां गिनाने का उन्होंने क्या किया है और आगे क्या करेंगे, इस बात करने की बजाय समाजवादी पार्टी है या हमारा पार्टी नहीं। धर्मेंद्र जी, यही मुद्दा है आज, यही मुद्दा है कि जो चुनावी मुद्दे होने चाहिए उनसे भटककर आतंक जिन्ना इस तरफ घुमाया जा रहा है, क्यों? ये वर्ग विषय की बात करना है, फलाना पाकिस्तान के ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, इसकी खिलाफ है। हमारा एक कहना है कि पूर्वांचल में पूरे से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, क्या माफियाओं को संरक्षण नहीं है? कोर्ट द्वारा घोषित इनामी अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है? क्या आपके चैनल ने और तमाम लोगों ने टीवी में अखबारों में देखा नहीं? देखिए, आतंकियों को संरक्षण देना, जिन्ना को चुनाव में घसीटना, गर्मी निकालना, चर्बी उतारना, इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, इससे ये तो साफ हो जाता है कि जनता जिन चीजों पर बातचीत इस वक्त करना चाहती है, चुनावी माहौल है, जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, बेरोजगारी, महंगाई, डेवलपमेंट, इन तमाम मुद्दों को छोड़कर और सभी चीजों पर बातचीत हो रही है। ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश है, लेकिन ये समझ जाना बहुत जरूरी है कि जनता जानती है जो भी मुद्दे हैं उनके दिमाग में हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर वोट भी किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी तो शायद असल में वोट कहां देना है ये जनता के लिए तय करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तरन्नुम जी है हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। तरन्नुम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। जी नमस्कार। पहले तो नाम सही कर लीजिए, तरुणिमा श्रीवास्तव। तरुणिमा जी, माफी के साथ आपका स्वागत करती हूँ मैं। तरुणिमा जी, जो ये बयानबाजी की जा रही है, कुमार विश्वास जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बहुत स्वीट आतंकी हूं, मैं ये तमाम चीजें कर रहा हूं दिल्ली के लिए, और पहले ये सब याद क्यों नहीं आया, और अब चुनाव से ऐन पहले इस तरीके की बातें करना, इस तरीके के आरोप लगाना, इसके पीछे क्या मंशा समझती हैं आप? देखिए मैम, आपने खुद ही बता दिया कि चुनाव से पहले ये जो बयानबाजी हुई है कुमार विश्वास की तरफ से, ये खुद बताती है कि ऐसे लोग जो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जी तरुणिमा जी, जिस पार्टी में रहकर उसी के साथ धोखा करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि हमें राज्यसभा दे दिया जाए, हमें अहम मंत्री पद दे दिया जाए, और जब वो उन्हें नहीं मिलता तो वो गलत सलत बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। पार्टी छोड़े उन्हें कई साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अरविंद केजरीवाल जी को आज भी ट्विटर पे गलत सलत उन्हें अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं।
अब एक बात बताइए, अगर केजरीवाल जी आतंक खालिस्तानी है, ये बात आपको पता है, तो अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? अभी तक क्यों नहीं बताया गया? इसका मतलब ये जो तरुणिमा जी चीजें हैं जी, उन्हें पता है, उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, केजरीवाल जी खालिस्तानी है। तरुणिमा जी, ये बातें राघव चड्ढा ने भी कही हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कही जा रही हैं। जी बिल्कुल, पंजाब एक तरफा से आम आदमी पार्टी जीत रही है। हाँ। और इसी चिढ़न, इसी जलन के वजह से दूसरी पार्टियों के लोग भी गलत सलत शब्द बोल रहे हैं। तरुणिमा जी, लेकिन कुमार विश्वास कह रहे हैं कि सब प्रूफ्स हैं, सब चैट, सब मैसेजेस हैं मेरे पास। मैं आमंत्रित करता हूं आम आदमी पार्टी को कि आए किसी भी चैनल पे, किसी भी चौराहे पर और बातचीत करें। चैनल पे अगर है तो वो सीबीआई को दे। अब उनके पास है सारा चीज, केंद्र सरकार में भाजपा बैठी है, उसे दे, क्यों नहीं देते सारे सबूत? इसका मतलब आप छुपा के बैठकर एक आतंकी को आप बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब आप सबसे बड़े अपराधी हैं इस देश के। सृष्टि जी, तरुणिमा जी कह रही हैं क्योंकि इस बार पलड़ा भारी है आम आदमी पार्टी का पंजाब में, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। तरुणिमा जी कैन कीप ऑन ड्रीमिंग। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली तक सीमित है और वहीं पे ही रहेगी। वो दिल्ली भी चला नहीं पा रहे और दिल्ली की जनता की तरफ से वो एक सेकेंडरी मैटर है। आज अगर हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब की जनता को क्या चाहिए? विकास। पंजाब की जनता को क्या चाहिए? सस्ती बिजली की दरें चाहिए। पंजाब की जनता को महंगाई से छुटकारा चाहिए। पहले की भाजपा और कांग्रेस सरकार दे चुकी पंजाब को सारी सुविधाएं, जो अब वो दावा कर रहे हैं कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे। अगर आज यहाँ आम आदमी पार्टी इस तरीके से बढ़ चढ़ के बकवास कर रही है ना कि हमारा पढ़ना बकवास नहीं कर रही, हमारा ये जनता तय कर रही है। आप हार रहे हैं इसलिए जिस तरीके से बात कर रही हैं, आप हार रहे हैं इसलिए आपको लगता है कि मैं बकवास कर रही हूँ। जो शब्द आपने यूज किया, आपके शब्द बता रहे हैं कि आप जो है पंजाब की जनता हार रहे हैं, आप चिढ़ रही हैं, हम जीत रहे हैं। ठीक है तरुणिमा जी, मैं आऊंगी आपके पास। सृष्टि जी को बात पूरी करने दीजिए। तरुणिमा जी, देखिए तरुणिमा जी क्या कह रही है, सृष्टि जी क्या कह रही हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि यदि कुमार विश्वास के कहा कोई इस तरह की बात हुई थी, आम आदमी पार्टी क्या है उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में था और कोई देश विरोधी बातचीत हुई तो उनको वायु श्रेणी सुरक्षा देने के बजाय सबसे पहले उनको इंट्रोगेट करना चाहिए था, उसको हिरासत में लेना चाहिए था, वो सारे सबूत कलेक्ट करने चाहिए थे और उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जो इस मीटिंग में थे देश विरोधी गतिविधि में। आज देश विरोधी गतिविधि का बयान कुमार जी देते हैं और उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी नहीं है क्या? ये इसके पीछे इनके नापाक मंसूबे उजागर हो रहे हैं। प्लीज इस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई कह रहा है कि देश विरोधी इस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल ना करें रिक्वेस्ट के साथ। चलिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से जो शुरुआत मैंने की थी, जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए उन मुद्दों पर बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि चुनाव सर पर है, कल मतदान होना है और उससे पहले हवा बदलने की कोशिश की जा रही है इस जुबानी जंग के माध्यम से। तो देखिए, कोशिशें हर पार्टी की तरफ से तेज हैं क्योंकि माहौल बनाने की भी कोशिश की जा रही है। कल मतदान है और उससे पहले इस तरह की जो बयानबाजी की जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली दल हो, माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, लेकिन समझना यह भी जरूरी होगा कि जनता अब समझती है, जनता के दिमाग में वो तमाम मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदान के लिए। और एफएम न्यूज आप सभी से अपील करता है, कल उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव हैं, पंजाब में भी चुनाव है, तो ऐसे में आप लोग घरों से जरूर निकलिएगा और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन राजनीतिक दल
अन्य चरणों के प्रचार में जोर शोर से लगे हैं। और इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान आजकल जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। वो कौन सा कानून था जब ये जेल के बाहर थे, और अभी कौन सा कानून है कि ये जेल में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने 3 तलाक के मुद्दे को उठाते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक को समाप्त करो। ये मुस्लिम महिलाओं के लिए अभिशाप है, ये बहुत बड़ा दंश है, इसको समाप्त करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किसी भी राजनीतिक दल में ये ताकत नहीं थी, किसी भी राजनीतिक दल के नेता में ये रीढ़ की हड्डी नहीं थी। कानून बना करके मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिला दी, ये भी हमको याद रखना चाहिए। और आपको भी जानकारी होनी चाहिए, 3 तलाक पाकिस्तान में नहीं है, 3 तलाक अफगानिस्तान में नहीं है, 3 तलाक बांग्लादेश में नहीं है, 3 तलाक ईरान में नहीं है, 3 तलाक इराक में नहीं है, 3 तलाक सीरिया में नहीं है, 3 तलाक बहुतायत मुस्लिम देश इंडोनेशिया में भी नहीं है। लेकिन हमारा देश जो सेकुलर देश था, यहां 3 तलाक जारी था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जारी था। यह मुस्लिम बहनों को आजादी दिलाने का काम किया तो विचारों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिया। यह हमको ध्यान रखना। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक को समाप्त करो। और उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए रायबरेली पहुंची। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद यूपी में लोग परेशान हैं। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, चुनाव आ गया है। अब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सांसद सब यहाँ आके प्रचार कर रहे हैं। आप जनता है, आप में बहुत विवेक है। आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों में आपकी परिस्थिति क्या रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बगल वाले अमेठी को आपने देखा, अब जो बुजुर्ग हैं यहाँ वो जानते होंगे, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी और जब मेरे पिताजी सांसद थे और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो अमेठी का विकास इस तेजी से हुआ कि पूरा देश देखता था कि अमेठी वाले देखो इनके यहाँ कितना विकास हुआ। तमाम फैक्ट्रियां आई, वहाँ सड़कें बनी, सब विकास हुआ। क्यों? क्योंकि वहां भी हमारी सरकार थी, प्रदेश में भी हमारी सरकार थी, पिताजी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब यहाँ क्या है? भाजपा की प्रदेश सरकार है, भाजपा की केंद्र सरकार है, और विकास कुछ नहीं हुआ। जहां जहां जाती हूँ पूरे प्रदेश में, पहले तो मैं सिर्फ रायबरेली अमेठी की प्रभारी थी, अब पूरे उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी हूँ। जो सीखा है आपसे सीखा है, ये मेरे साथी खड़े हैं। जहां जहां मैं जाती हूँ क्या पता चलता है? महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, कोई संभाल ही नहीं पा रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम इतना बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, सरसों का तेल 200 रुपए की मिल रही है, सब्जी सब कुछ महंगा हो गया। खाद की लाइन में खड़े खड़े किसानों की मृत्यु हो रही है। मैं उनके परिवार में गई, उनके परिवार वालों से बात की। मैंने कहा लेकिन 2-3 दिनों से लाइन में खड़े थे, कुछ खाया पिया नहीं। कहे नहीं, बहुत दिनों बाद बारिश आई थी, सोचा कि फसल उग जाएगी, जल्दी से जाके खाद लेते हैं। अगर लाइन से हट जाए तो हो सकता है मिलेगी नहीं, तो लाइन से नहीं हटे, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। तो ना आपको खाद मिल रहा है समय पे। खाद के जो सरकारी वितरण है, तकरीबन सारे केंद्र हैं वो तकरीबन सारे बंद हैं, और जो प्राइवेट वाले खुले हैं। किसान के कानून ला रहे थे ये लोग, उनको काले कानून क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि वो जो कानून थे उनके जरिए जो मेहनत किसान करता, आपकी मेहनत, आपकी सारी दिन रात आप मेहनत करें, आपकी कमाई, लेकिन आपको नहीं मिलने वाली थी, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलने वाली थी। इसीलिए किसानों ने उन कानूनों का विरोध किया। अब आप देखिए, पूरी रात आपको जाग के रहना पड़ता है क्योंकि आवारा पशु आपके खेत चल रहा है। इतनी बड़ी समस्या हो गई है।
मैं पिछले चुनाव तो उत्तर प्रदेश में कल तीसरे चरण की वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रचार तो रुक गया है, लेकिन अन्य चरणों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। इसी बीच अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर बड़ा बयान दिया। पीलीभीत में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आज उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी का ये कांड आजाद भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह हुआ, जिसमें किसानों को कुचल दिया गया। बताते चले कि हाल ही में घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को कोर्ट से जमानत मिली है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। यहाँ रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नाम के एक अंग्रेजी अफसर ने अकारण उस सभा में मौजूद भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी चुनाव है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, ये सरकार ऐसी है जिसने किसी की परवाह नहीं की। हमने और आपने जलियांवाले बाग की कहानी कितनी सुनी है, कितनी बार हम और आप लोग देखते हैं, समझते हैं बात को। अगर आजाद भारत में जलियांवाले जैसी घटना अगर कहीं हुई थी तो लखीमपुर में हुई थी। एक जीप सर किसानों को कुचल दिया, किसानों की जान गई। न केवल यहां पर जान गई हमारे किसानों की, बल्कि आपने दिल्ली में देखा होगा, किसान आंदोलन करता रहा, उस आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, और जो कुछ सरकार कर सकती थी एफआईआर दर्ज कराने से लेकर के उनके घरों पे छापा, और अगर निकलते थे तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग। लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि किसान हमारा पीछे नहीं हटा, अंततः सरकार को पीछे हटना पड़ा और तीनों काले कानून वापस हो गए। तीनों साथ ही साथ बीजेपी वाले बहुत ही होशियार लोग हैं। वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव होने जा रहा है, जहां किसान आंदोलन कर रहे थे, उससे सरकार झुकी। वहीं उन्हें यह भी पता था कि अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो हो सकता है जिस तरीके से पंजाब में कोई रैली में किसान नहीं आया, खाली कुर्सियां देखने को मिली, इस बार भी अगर चुनाव होता और काले कानून होते, हो सकता था किसान इनके एक भी वोट न देता, उत्तर प्रदेश से और पंजाब से खाली हो जाती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए वोट के लिए इन्होंने फैसला लिया है। हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, चुपके से ये कोई भी कानून ले आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, हमें अपनी जमीन बचाने के लिए, हमें अपनी खेती बाड़ी बचाने के लिए, हमें कम से कम अपनी मेहनत की कीमत मिल जाए, फसल की सही कीमत मिल जाए, उसके लिए, और भविष्य में हम अपने परिवार के लोगों को क्या जमीन देकर के जाएंगे, उसके लिए भी ये। और वहीं दूसरी तरफ बांदा के तेंदुआरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, जिन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। कहा कि पहले और दूसरे चरण में सपा बसपा का सुपड़ा साफ होने की बात है, जो सामने आ चुकी है। अखिलेश यादव को चेताया कि हम किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने बुंदेलखंड में पानी का संकट दूर करने की बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को गिनवाया, बहुत सारी चीजें कही और कहा कि पहले और दूसरे चरण में नींव पड़ चुकी है, तीसरे और चौथे चरण में बुंदेलखंड को बीजेपी की जीत की इमारत खड़ी करनी है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बाहुबलियों का सफाया करने का काम किया। कुछ दिन पहले अखिलेश बाबू पूछ रहे थे कि योगी जी ने क्या किया, तो मैं कहता हूं जिसके पीला चश्मा होता है उसे सब पीला ही पीला दिखाई देता है। जाकर किसी माँ या बहन से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बड़ी है, यहाँ की माताएं बहनें बताएंगी कि उनकी सुरक्षा कितनी बड़ी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। तो 23 तारीख को आप लोगों को वोट डालना है, कल तीसरे चरण का मतदान है। मैं पहले और दूसरे चरण में जाकर आया हूं। पहले और दूसरे चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? पहले और दूसरे चरण में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ। पहले और दूसरे चरण में 300 सीटों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम किया है। और तीसरे और चौथे चरण में
ये वीर बुंदेलों की भूमि बुंदेलखंड ने इस पर 300 सीटों की सरकार की इमारत बनानी है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश बाबू पूछ रहे थे कि योगी जी बात तो कर रहे हैं मगर क्या सुधार हुआ। अखिलेश बाबू, जिनकी आंखों पर पीला चश्मा होता है ना, इसको सब पीला ही पीला दिखाई पड़ता है। आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जाकर पूछिए किसी माँ बहन को, किसी बेटी को कि उत्तर प्रदेश में उसकी सुरक्षा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। वो जरूर बताएगी कि अब उत्तर प्रदेश में माताएं बहनें सुरक्षित है। डकैती में 72% की कमी आई है। लूट में 62% की कमी आई है। हत्या में 31% की कमी आई है। बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ। और भारत को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अगले सत्र की मेजबानी मिली है। साल 2023 में मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मीटिंग का आयोजन होगा। भारत ने बीजिंग में 139वें आईओसी सत्र के दौरान 75 वोट के साथ ये अधिकार अपने नाम किया है। ये दूसरी बार होगा जब भारत नई दिल्ली 1983 में आईओसी सत्र की मेजबानी करने के बाद इसकी मेजबानी करने वाला है। बीजिंग में भारतीय प्रस्तुति का नेतृत्व 2008 में देश के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, आईओसी सदस्य नीता अंबानी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और युवा मामले में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों से मुंबई को 99% वोट मिले, जिसमें 75 सदस्यों ने 2023 में आईओसी सत्र की मेजबानी के लिए अपने उम्मीदवारी का समर्थन किया। भारत को मेजबानी मिलने पर आईओसी के सदस्य नीता अंबानी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। साल पहले भारत को 40 साल में, माफ कीजिए, पहली बार भारत को मेजबानी का मौका मिलेगा और अपने आप में एक गौरव की बात है ये भारत के लिए। और अफगानिस्तान से सिखों और हिंदुओं के एक शिष्टमंडल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर उनसे मुलाकात की। भारत में बड़ी संख्या में अफगान सिख और हिंदू रहते हैं। हाल ही में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद भारत सरकार ने उनमें से कई को वहां से निकाला था। अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न झेलने वाले अल्पसंख्यकों के प्रति मोदी सरकार ने कई बार अपनी प्रतिबद्धता जताई है। पीएम मोदी द्वारा शुक्रवार को अपने आधिकारिक आवास पर सिख समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और आध्यात्मिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी के बाद यह मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने नामधारी संप्रदाय के आध्यात्मिक नेता लुधियाना के भैनी साहिब से उदय सिंह के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है। बड़ी बात यह है कि यह मुलाकात 20 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले हुई। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, संत समाज और सिख समुदाय की प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात की। ये सभी पटवंत थे जिन्होंने पूरे देश और दुनिया में सिख समुदाय और संस्कृति का प्रसार किया और मानवता की सेवा की। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा साझा की गई बैठक में एक वीडियो में सिख प्रतिनिधियों द्वारा पीएम मोदी को कृपाण उपहार में देते हुए देखा जा सकता है। और देश में खेती किसानी को अत्याधुनिक बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन किया। भारत के कई शहरों और कस्बों में खेतों का कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन का उद्घाटन करते हुए उम्मीद जताई कि आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय बनेगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि पहले ड्रोन के नाम से लगता था कि ये सेना से जुड़ी कोई व्यवस्था है या दुश्मनों से मुकाबला करने के उपयोग में काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन अब ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि न सिर्फ ये शुरुआत ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का अनंत आसमान भी खुलेगा। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। अगर नीतियां सही हो तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है, आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है।
कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। इसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। वर्तमान में ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन का कितना विविध इस्तेमाल होने लगा है। अभी मीटिंग रिट्रीट के दौरान 1000 ड्रोन्स का शानदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिए दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही है। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक न्यू एज रिवॉल्यूशन। देश और दुनिया की अभी तक की अहम खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए फिल्म न्यूज के साथ।